नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे संसाधन जो ऊर्जा उत्पन्न करने में उपयोग किए जाएं उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं और ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं, जिसमें एक भाग को हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी और एक को कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। नॉन माने नहीं, रीन्यू माने दोबारा नया किया जा सकता। मतलब ऐसे एनर्जी के स्रोत, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको हम दोबारा नहीं नया कर सकते, दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार समाप्त हो गया तो इसको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ऊर्जा के संसाधन को हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, या इसी को हिंदी में हम अनवीनीकरण कहते हैं। अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो अनवीनीकरण का मतलब होता है कि जिसे हम नवीन यानी नया नहीं कर सकते हैं। और यह प्रदूषण जनित ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इनमें प्रदूषण बहुत ही अधिक होता है। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि इसे हम अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। इनका उपयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं और बहुत प्राचीन समय से हम इनका उपयोग करते चले आ रहे हैं, इसीलिए इनको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। अब जैसे पूरा जीवाश्म ईंधन जो लाखों वर्षों तक ज़मीन के अंदर दबे हैं, वो करोड़ों वर्ष बाद धीरे धीरे परिवर्तित हो जाते हैं पेट्रोलियम में। जैसे कोयला पेट्रोल गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो पेट्रोलियम हैं, एक बार अगर ख़त्म हो गए, जैसे कोयला पूरे विश्व से एक बार अगर ख़त्म हो गया है तो फिर वो कोयला का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको हम अनवीनीकरण या परंपरागत स्रोत कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन, ये सब के सब उदाहरण हैं प्राकृतिक गैस के। सभी के सभी खनिज तत्व जिन्हें हम धरती के अंदर से निकालते हैं उन्हें हम नॉन रीन्यूएबल कहते हैं। एक बार सारा का सारा कोयला, पेट्रोलियम, गैस, प्राकृतिक गैस निकाल लिया गया तो दोबारा नहीं बनने वाला है। ये सब खत्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के स्रोत कहते हैं या अनवीनीकरण या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जो कोयला होता है, वो जो जीवाश्म ईंधन होता है, वो वनस्पतियों का अवशेष होता है। पेट्रोलियम जो होता है वो समुद्री जीवों का अवशेष होता है। प्राकृतिक गैस जो होता है वो भी समुद्री जीवों का अवशेष होता है। और परमाणु ईंधन जो होता है वो यूरेनियम धातु का अवशेष होता है और न्यूक्लियर ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से सारी की सारी आपकी जो है अनवीनीकरण या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो है आप देखेंगे, इन्हीं को देखिए गैर अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और जो रीन्यूएबल वाले हैं उन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी स्रोत, रीन्यूएबल मतलब दोबारा नया किया जा सकता है। ये असमाप्त मतलब समाप्त नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। इनका भंडार असीमित है और इन्हीं को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और ये प्रदूषण भी बहुत कम अर्थात प्रदूषण रहित ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और इन्हीं को हम नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इनका प्राचीन समय से हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, क्योंकि अभी जल्दी से ही इनकी शुरुआत हुई है। और ये नए नवीनीकरण कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा या सोलर सेल आप कह सकते हैं। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है हम लोग अभी जल्दी से कर रहे हैं, इसीलिए इसको गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। और इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। एक बार आप सोलर सेल के द्वारा जो है बैटरी चार्ज कर लीजिए, उसके बाद जो है बैटरी उतर जाएगा, कल फिर वह बैटरी आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्योंकि सोलर सिस्टम यानी सूर्य का प्रकाश हमेशा आपको मिलता रहेगा जब तक सूर्य रहेगा।
तब तक सोलर सेल समाप्त नहीं होगा। अभी जल्दी से यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको गैर परंपरागत कहते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा है पन बिजली या जल विद्युत। तो देखिए जल विद्युत या पन बिजली से हम बिजली का निर्माण करते हैं और इसमें बांध में ऊंचाई से पानी गिराते हैं और उसी पानी जहां गिरता है वहीं पे टरबाइन के पंखे लगा देते हैं, तो टरबाइन घूमने लगता है और टरबाइन के शाफ्ट से हम जनरेटर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जनरेटर ज्यों चलने लगता है त्यों हमको विद्युत मिलने लगता है। तो कुल मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि जो टरबाइन होता है वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या रोटेशन में चेंज करता है, जिसके द्वारा हम विद्युत को प्राप्त करते हैं। और यह विद्युत जो जल से मिल रहा है इसको हम अभी जल्दी से शुरू किए हैं, नहीं तो पहले कोयले से हम जो है विद्युत को प्राप्त करते थे। तो अभी जल्दी से ही हम जल विद्युत या पन बिजली का सिस्टम उपयोग करने शुरू किए हैं, इसलिए ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये जल जब तक रहेगा तब तक इसका नवीनीकरण होता रहेगा। तो आप जानते ही हैं कि हमारे पृथ्वी पे 71% भाग जल है, यानी सारा का सारा जल तो है। जल जब तक रहेगा तब तक पन बिजली या जल बिजली टरबाइन से हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, नवीनीकरण इसका कर सकते हैं। अगला है पवन ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा में एक जो है पवन ऊर्जा होती है और एक फ़ैन लगा होता है, और ये फ़ैन जब 10 मीटर प्रति सेकंड से अधिक स्पीड हो, यानी वायु की गति 10 से 20 मीटर पर सेकंड हो, तो यह नाचने लगता है। और यह नाचने लगता है तो इसमें भी टरबाइन और बाइन लगाए रहते हैं। तो टरबाइन अगर आप लगाए रहते हैं तो विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं, ट्यूबवेल लगाए रहते हैं तो आप खेत भर लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये भी बदलता है, कौन, पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। और पवन ऊर्जा में वायु की गति 10 से 20 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बायोगैस। तो बायो मतलब होता है बायोलॉजी, यानी वनस्पतियों से जो गैस बनता है उन्हें हम बायोगैस कहते हैं। और वो वनस्पतियाँ हो सकती हैं जैव कचरा, पाइप के द्वारा जो पशु के मल आते हैं वो, मानव के मल आते हैं वो, और पशु के मल में गोबर हो गया, और इसी सब में अगर पानी मिला दिया जाता है तो बन जाता है बायोगैस। और बायोगैस को ही हम कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग इसी से कर लेते हैं। जब बायोगैस जो यूज कर लेते हैं उससे पूरा एनर्जी निकाल लेते हैं, तो जो बचता है आपका गोबर या कचरा, जैविक कचरा जो बचता है उसको हम कंपोस्ट खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। अब इस तरीके से सारे चीज़ों को एक जगह मिला देते हैं, इसी में केचुआ वेचुआ सब मिला देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ले जाते हैं, टंकी में गैस भर देते हैं, मतलब इस टंकी में एक टंकी बना देते हैं। तो यहाँ से जो गैसें निकलती हैं यहाँ पे आके वो स्टोर रहती है, और जब गैस का चूल्हा आप चालू करते हैं तो यहाँ से गैसें निकल के गैस चूल्हा को क्या करती हैं, जला देती हैं। और यह ऐसे ईंधन होते हैं कि इससे थोड़ा भी धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, तो गोबर गैस संयंत्र जो होता है वही बायोगैस होता है। और जब तक ये कचरा रहेगा, जैव कचरा रहेगा, पशु मल, मानव मल, गोबर, पानी यानी रहेगा, तब तक हम इस प्रकार के गैस का नवीनीकरण कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम नवीनीकरण करते हैं। और इसका प्रयोग तो हम लोग अब भी नहीं किए हैं, अब शुरू धीरे धीरे कर रहे हैं, इसीलिए इसको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। और इसका प्रथम संयंत्र जो है राजस्थान में 1962 में लगाया गया, पिनाली में। और इस गैस में आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन होता है, तो मेथेन लगभग 65 से 80% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 35% होता है। और इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ईंधन का कार्य करता है। इसके अलावा बायोगैस से आप विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं भूतापी या भूगर्भिक ऊर्जा पर। तो इसे जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के अंदर कई जगह जो है तापमान बहुत अधिक होता है, पृथ्वी कहीं पे बहुत गर्म होती है। तो जहाँ पे गर्म होती है, ज्वालामुखी के लावा हुआ के कारण गर्म होती है, तो उसका प्रयोग करके हम बिजली का उत्पादन कर लेते हैं।
उसी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। इसी को हम भूतापी या भूगार्भिक ऊर्जा कहते हैं। और इसका भी प्रयोग अभी हम लोग करे नहीं हैं, तो इसका भी प्रयोग ना करने के कारण यह आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आएगा और जो है नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत में आएगा। ये चट्टानों के टकराने से होता है। उसके बाद बायोमास देख लीजिए, तो बायोमास भी वही है, कृषि अपशिष्ट। तो बायोमास जो होता है वो धान की भूसी, चीनी मिलों का अपशिष्ट, नारियल के छिलके, इन्हीं सबको मिक्स करके बायोमास आधारित एक भट्ठी बनाई जाती है और इस बायोमास आधारित भट्ठी के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बायोडीजल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बायोडीजल जो है जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल को ही हम बायोडीजल कहते हैं और इसका अभी हम लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं। जैसे एक पौधा होता है जेट्रोफा, इस जेट्रोफा से हम बायोडीजल प्राप्त करते हैं। अरंडी, महुआ, नीम, जोजोबा आदि के बीज से हम बायोडीजल प्रयोग करते हैं और बायोडीजल का प्रयोग भी अभी हम लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आता है। और ये जेट्रोफा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस वनस्पति से डीजल का निर्माण होता है, तो जेट्रोफा से होता है। बायोडीजल बहुत ही कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जिनका प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ है, बहुत कम जगह पे शुरू हुआ है। समुद्री ऊर्जा, तो देखिए समुद्री ऊर्जा से तरंगी ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा मिलते हैं। तो समुद्र की लहरें आकर टकराती हैं तो ऊपर उठती है और नीचे गिरती हैं, तो उसी को ज्वारी या समुद्री ऊर्जा कहते हैं। और जब इस तरंग के पास ही आप लगा देते हैं एक टरबाइन, तो जब इसी में टकराती हैं टरबाइन बहुत तेज़ी से क्या होने लगता है, चलने लगता है और विद्युत का उत्पादन करता है। इसके अलावा एक और है समुद्र में ही OTEC ऊर्जा, तो OTEC ऊर्जा है, ये भी समुद्र में ही बिजली का उत्पादन करने में काम करता है। इसके अलावा देखिए पौधे भी जो है ऊर्जा का उत्पादन कभी कभी करते हैं, जंगल भी, तो ये सारे के सारे चीज़ जो है नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हैं। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत या सबसे बड़ा प्राथमिक स्रोत जो है सौर ऊर्जा है, क्योंकि यह प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर ऊर्जा या रिन्यूएबल यानी नवीनीकरण में। जेट्रोफा एक बायोडीजल फसल है। इसके अलावा पैगामिया और सूरजमुखी की खेती भी बायोडीजल हेतु होती है। एथेनॉल का प्रयोग हम हरित ईंधन के रूप में करते हैं। मक्के की खेती और एथेनॉल के लिए ही किया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग हम हरित ईंधन के रूप में करते हैं और मक्के की खेती जो है एथेनॉल के लिए ही किया जाता है। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब देखिए यह LPG जो होता है रसोई गैस में इसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है और यह एक प्राकृतिक गैस है। कई हाइड्रोकार्बन गैसों का इसमें मिश्रण होता है। मुख्यतः इसमें पेट्रोल, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। लगभग 39% इसमें प्रोपेन होता है। मुख्यतः अगर बात किया जाए प्राकृतिक गैस में, तो ये भी एक प्राकृतिक गैस है, लेकिन इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। लेकिन जो प्राकृतिक गैस होते हैं मुख्यतः उसमें मेथेन ज़्यादा होता है, का जो है CH4 यानी मेथेन ज़्यादा होता है। उसके बाद एथेन होता है, फिर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। लेकिन इसमें जो है रसोई गैस LPG में प्रोपेन व ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। वैसे ही एक CNG होता है जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है अत्यधिक दबाव पर रखा गया गैस ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। यह भी एक प्राकृतिक गैस है और इसमें प्रमुख रूप से मेथेन होता है, फिर एथेन होता है, तब प्रोपेन ब्यूटेन होता है। इसका उपयोग वाहनों व उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पर्यावरण सुरक्षित हेतु आप 48 का में पढ़ते हैं, संविधान के 48 का में पर्यावरण सुरक्षित हेतु बात किया गया है। और पर्यावरण सुरक्षित ईंधन जो है प्राकृतिक गैसें हैं जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती हैं।
इसके बाद जो है थोड़ा सा यहीं पे और भी लिख दिया गया है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। और दोस्तों इस तरीके से यह पूरा जो है आपका टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।